प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी में यानी कि इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। टोटल 183 शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ है। ठीक, सबसे लाटेस्ट एग्जाम टोटल 183 शिफ्ट में हुआ है और साथ में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी पढ़ रहे हैं जिसकी आने की पूरी संभावना है। अभी तक हम लोग 2016 में पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त कर चुके हैं, जो कि टोटल 25 शिफ्ट का स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, 25 शिफ्ट यानी 25 सेट का स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और आज से हम लोग 2020 में पूछे गए सभी प्रश्न पढ़ेंगे और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी देखेंगे, और जो कि 6 शिफ्ट में 2020 का पूछा हुआ प्रश्न समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 2021 और 2022 में पूछे गए सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और ये साइंस सीरीज में हम लोग जो पढ़ेंगे सब्जेक्ट उसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, सेट नंबर 26 का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा है ना, किसको, तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए इकाई क्या है, वो है मोल, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि इकाई से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में जो मूल मात्रक है, मूल राशि और उसका मात्रक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, तो सभी के यहाँ पर पढ़ लेंगे। जैसे मूल राशि की बात करें तो कितना होता है, 7 होता है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिकी, ताप और पदार्थ की मात्रा और क्या है, ज्योति तीव्रता। तो सभी की इकाई आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लंबाई का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मा गतिक ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था तो क्या होता है, मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ठीक है, तो इसी तरह मात्रक से प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे और भी मात्रक आपको याद रखना है, जैसे प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या होता है, लक्स होता है। ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण का इकाई टेस्ला होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है, यानी कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा ये सभी का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखना है, हर्ट्ज होता है। और आवृत्ति का हो गया, स्व प्रेरण गुणांक का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल और भार दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितनी होती है, तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु या परमाणु होता है। ठीक, 6.22 गुना 10 के पावर 23 अणु या परमाणु होता है। अच्छा, एक मोल किसके बराबर होता है, मान लो एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। परमाणु कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग होता है एक मोल, है ना। कार्बन यानी कि जो 6 होता है 12 है ना, इसका 12वां भाग होता है, परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग होता है एक मोल। ठीक, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है इसमें, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, त्रिशूल, धनुष, पिनाका और पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिनाका जो है ये क्या है, पिनाका ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, पिनाका। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, जैसे त्रिशूल दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो त्रिशूल क्या है, कम दूरी का, जमीन से कम दूरी का, यानी कि 0 से 12 किलोमीटर तक का ही क्या है, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और आगे क्या है, धनुष। धनुष क्या है, तो धनुष की बात करते हैं तो पृथ्वी मिसाइल का 9 सेना ये संस्करण है, पृथ्वी मिसाइल का नौसेना
संस्करण है धनुष। अच्छा, पिनाका के बारे में आपको बताई दिए। और पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसका रेंज है 150 से 450 किलोमीटर के बीच है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। पिनाका की और डिटेल में बात करते हैं अगर, तो पिनाका स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आया था क्या, DRDO के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे कि DRDO का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, इसको रिलेट ऐसे कर लेना है, DRDO दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से इसका मुख्यालय है। करंट अफेयर में आपको याद रखना है, DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत है। ठीक है, जो कि 31 मई 2025 तक ये रहेंगे, है ना, समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू क्या है, तो उबंटू क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS X, डॉस, फेडोरा, उबंटू, जो कि यहाँ प्रश्न पूछा गया था। उबंटू क्या है, तो ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सोलारिस, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपसे फिर कभी पूछ लिया जाए कि उबंटू क्या है, या तो इसमें पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एंड्रॉयड क्या है ना, iOS क्या है, लिनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, मैक OS और डोस और फेडोरा, उबंटू और सोलारिस, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। NTPC में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक संक्षिप्त से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा, इसलिए फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर का उसको याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या है, URL हो गया, USB हो गया, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए विशेष इसको याद रखना है। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसी तरह है क्या, USB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर पूछा जाए CAD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अच्छा, और भी फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, जैसे कि DBMS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। CPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। एक होता है पूछा जाता है XHTML। ठीक है, कभी HTML का पूछ लिया जाए या तो XHTML पूछे तो क्या होता है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूछे तो डायरेक्ट ये बता देना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है काई। काई क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइकेन, है ना, लाइकेन कोई काई बोला जाता है। तो लाइकेन जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और लाइकेन जो है किसके बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवक और शैवाल के बीच, है ना, कवक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध कौन सा है, तो वो है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन यानी कि काई। ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन लाइकेन से ये आता है कि कौन वायु प्रदूषण का सूचक है, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इसको याद रखना है, एक शब्द याद रखिएगा, साफ काम, है ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा दोनों,
साफ काम यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ये आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा। साफ काम शैवाल का फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, ठीक है। अच्छा, कवक जो होता है परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। तो वायरस से इसमें कौन सा रोग होता है, चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से रोग होता है। बाकी टाइफाइड, तपेदिक, तपेदिक किसको बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं ना, इसको यक्षमा भी बोला जाता है, और हैजा, ये सभी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या, विषाणु से। पहले विषाणु का खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अच्छा, विषाणु से होने वाले रोग जो प्रमुख है आज उसके बारे में यहाँ पर याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो एक लाइन आपको याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी कि इसको बोलना है पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब रेखा से क्या हो जाएगा, देखिए रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा। रेखा हमें यानी कि हर्पिस और मेनिंजाइटिस, ये सब क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। रेखा हमें हिट करके, हिट यानी कि हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, ये सब वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा करके साइलेंट रहेगा। अब पीछे पोइछे है ना, पोइछे छोड़ गई यानी कि पीछे है ना। पोलियो, एड्स, चेचक छोड़ गई यानी कि छोटी माता, और डो से यहाँ पर डेंगू करना है ना, डेंगू ज्वर, छोटी माता डेंगू ज्वर, और गई इसे गल शोध और इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। तो एक लाइन आपको याद रखना, क्या, रेखा हमें टच करके हिट कर गए है ना, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो ये सभी एक बार और देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस, द्रव या तो गैस, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं करती है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्वनि सबसे अधिक गति किस में होती है ध्वनि की, तो वो होता है ठोस में, उसके बाद होता है किसमें, द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। तो ठोस में भी सबसे अधिक गति किस में होता है, तो इस्पात में होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ध्वनि की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि कौन सी तरंगे है, ध्वनि अनुधर्ज तरंगे है, इसको याद ऐसे रख लें, ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुधर्ज तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसको कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा। जैसे ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, ध्वनि धैर्य, ध्वनि से रिलेट कर लें, ध्वनि धैर्य, ध्वनि अनुधर्ज तरंग। अब प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश से क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर और एपीकल्चर, ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना है। सेरी रेशम, सेरी रेशम, सेरी रेशम, यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। और एपीकल्चर, एपीकल्चर में कन्फ्यूजन ना हो तो क्या होगा, एपी, पी मतलब क्या होता है, एपी यानी कि पीते हैं किसको, मधु को पी सकते हैं, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन का पीसीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती पूछे तो बीटीकल्चर कहलाता है। केंचुआ पालन की क्रिया क्या कहलाती है, तो वर्मी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो आपका लेटेस्ट टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है उसमें भी कई प्रश्न इसमें पूछा गया था, है ना। आपको कभी द्रव्यमान दे देता था, कभी भार दे देता था, तो इसलिए याद रखना है आपको। देखिए, द्रव्यमान जो है वो हर जगह समान रहता है, ठीक, कहीं बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पूछा द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, वहाँ भी 60 kg ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछे भार, है ना, कि यानी कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6 होगा। भार 1/6 हो जाता है, यानी कि 10 kg हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर कम हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। भार पूछेगा तो द्रव्यमान पूछा है ना, द्रव्यमान तो सेम रहता है, 60 kg होगा। द्रव्यमान हर जगह बराबर रहता है, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखना है।
और भार बराबर होता क्या फॉर्मूला मालूम? भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है, mg होता है, ठीक है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखना है, फुल फॉर्म से सभी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे रोम का पूछ लिया, रैम का अगर पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बताते ही रहते हैं। और कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 28 दिसंबर 2020 में जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या तो सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो सहायक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो पी रोम ये नहीं है। पी रोम ये क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि यह अस्थायी भंडारण की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें स्थित डाटा को विशेष उपकरणों द्वारा बदला जा सकता है, ठीक। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? वो भी 1969 में ही हुआ था ना, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। अच्छा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो वह तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र में है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कब चालू किया गया था मालूम? ये भी अक्टूबर 1969 में चालू किया गया था, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछे तो वो क्या है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से अदिश राशि है? ओ दिश यानी कि जिसमें दिशा नहीं है, ठीक है। ओ दिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और सदिश यानी कि वेक्टर। तो ओ दिश जिसमें दिशा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी संवेग, बल और वेग ये क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि इसमें द्रव्यमान है, ठीक है। अब जैसे अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, यानी ओ दिश यानी दिशा नहीं होती है। अदिश राशि का उदाहरण क्या है? दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठतनाव, दाब, ये सब क्या है? अदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या? वेक्टर राशि में परिमाण, मात्रक तथा दिशा तीनों होता है। परिमाण, मात्रक तथा दिशा, सदिश यानी दिशा भी होती है। तो सदिश को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया जाता है। सदिश राशि के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण आदि ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार? तो इसमें बॉयल का नियम है, या तो चार्ल्स का नियम, गेलू साक का नियम, या तो ग्राहम के नियमानुसार। अस्थिर तापमान पर देखिए ये तीन नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलू साक का नियम। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लेना, ये क्या? बॉयल का नियम, और ये BC यानी कि चार्ल्स का नियम, BCG, जी से हो गया गेलू साक का नियम। BCG टीका जो होता है ना वैसे याद कर लेना, ठीक। BCG, अब BCG में क्या होता है? अब BCG हो गया ये, तो ये बॉयल का नियम है, तो इसके सामने लिखिए अस्थिर तापमान। ये क्या है? अस्थिर तापमान यानी कि ताप इसमें नियत रहेगा, है ना। अस्थिर तापमान T है ना, B के सामने, यानी कि बॉयल के नियम में क्या होता है? तापमान नियत रहता है। और चार्ल्स के नियम में क्या होता है? चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहता है, यानी कि इसके सामने P लिखिए। और गेलू साक के नियम में आयतन नियत रहता है, यानी कि V लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी जो है कोने में ये BCG हो गया, और ये बीच वाला जो है भुजा में इसको क्या करना है? PVT हो गया, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है इसको।
इसमें क्या होता है, बॉयल करने में क्या होता है, अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का आयतन जो होता है ये भी जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे, थोड़ा आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि बॉयल करने में क्या होता है, तापमान अस्थिर रहता है, बाकी ये आयतन और दाब में संबंध होगा। आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चार्ल्स के नियम की बात करें तो इसमें प्रेशर जो है P, ये दाब अस्थिर रहेगा, तो जब ये दाब अस्थिर रहेगा तो आयतन और टेम्परेचर है ना, इसमें क्या होगा, समानुपाती होता है। जो आयतन जो होता है यानी कि चार्ल्स के नियम में भी समानुपाती T होता है। ठीक, आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गेलुसाक का नियम में क्या होगा, आयतन नियत रहेगा तो दाब और तापमान के बीच संबंध होगा, यानी कि दाब जो है तापमान के समानुपाती होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया है ना। बॉयल का नियमानुसार क्या होता है, अस्थिर तापमान पर, यानी तापमान अस्थिर हुआ, यानी कि देखिए बी के सामने जो है टी, पी भी टी ऐसे याद रख लेना है। अब बी सी जी, तो बी के साथ अस्थिर तापमान जैसे बोला तो ये किस में, बॉयल का नियम में है। अब जैसे अस्थिर आयतन बोलेगा तो ये क्या, गेलुसाक का नियम है, और अस्थिर दाब बोलेगा तो ये क्या, चार्ल्स का नियम है। ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का अंग इसमें कौन सा नहीं है, बड़ी आंत नहीं है, बाकी हृदय, रक्त, धमनियाँ ये परिसंचरण तंत्र का अंग है। देखिए परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले परिसंचरण, देखिए रक्त परिसंचरण में, फिर समझिए, देखिए रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन कौन सा है, हृदय, रक्त तथा रक्त वाहिनियाँ हैं। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। जो रक्त वाहिनियाँ हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो किसमें, आउटपुट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है आउटपुट प्रोसेस। ठीक, आउटपुट प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है और जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर का प्रयोग के लायक बनाता है। कुछ इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर आदि। जैसे क्या इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस एक विद्युत युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, और टॉक्सोनॉमी मतलब होता है, टॉक्सोलॉजी मतलब होता है जहरीला, लेकिन यह टैक्सोनॉमी है, ये क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जगत कहलाता है ना। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, जगत कहलाता है। अब प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति है। ठीक, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो व्हिटेकर ने दिया था। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc² किसने दिया था, तो यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, रोएंटजन की बात करें तो ये एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। ठीक, और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है, हैदराबाद या मुंबई, चेन्नई या तारापुर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये क्या है, ट्रॉम्बे, मुंबई में है ना। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर है। ठीक, बार्क की स्थापना कब हुआ था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ है? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह या तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में। नरौरा विद्युत संयंत्र कहाँ है? नरौरा यूपी में। कैगा कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम भी तमिलनाडु में। ठीक, तो तारापुर जो है ये पहला भारत का क्या पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या है? NIU का है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। ठीक, अच्छा NIC का फुल फॉर्म पूछे तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। HTML का फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग को तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फायर ब्लास्ट के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग क्या है? फायर ब्लास्ट रोग है। नेक्स्ट है, इसमें जानेंगे कि फायर ब्लास्ट रोग जो है बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस डोमेस्टिका है सेब का वैज्ञानिक नाम, और इसमें मैलिक अम्ल तथा आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लाल रस्ट रोग चाय में होने वाला रोग है, और यही लाल रस्ट रोग और लाल सड़न रोग जो है वो गन्ना में होने वाली बीमारी है। लाल रस्ट रोग ये हरे शैवाल के कारण होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होने वाला मुख्य रोग है, और ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होने वाला रोग है। ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना। SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। कवक एवं शैवाल के सहजीवी रूप को या तो सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ 29/12/2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, सेट नंबर 28 है। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है AB पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा AB प्लस को। ठीक, और सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो वो क्या? O निगेटिव। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। इसको ऐसे याद रखना, रक्त परिसंचरण यानी कि परिवहन पे चलती है, तो परिवहन याद रखना, रक्त परिवहन कहाँ? हाईवे पे चलती है ना, विलियम हाईवे। विलियम हार्वे को बोलना विलियम हाईवे, तो आपको याद रहेगा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हाईवे ने किया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका के बारे में कई प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। जैसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका विभाजन का आविष्कार किसने किया? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका के केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, है ना। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए रॉबर्ट जैसे 3 नाम है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ने किया, है ना, रॉबर्ट हुक। और कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
और एक है टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो वो है रॉबर्ट कोच ने किया था ना, रॉबर्ट कोच। ठीक, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। नेक्स्ट है थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। किसको, तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स को। थुम्बा को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना 1962 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसका निदेशक नहीं, ये के सिवन नहीं है। वर्तमान में अभी क्या इसरो का नया चेंज हुआ है ना, इसरो का। ठीक है, और इसरो का जो नया अभी वर्तमान में कौन है, उनका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की पहचान सबसे पहले जियो मैग्नेटिक डेटा का उपयोग करके की गई थी और पश्चिम से पूर्व दिशा में तेज गति से क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर चलने वाली परिध्रुवीय विस्फीय पवन धारा को जेट प्रवाह कहते हैं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ब्रह्मांडीय एक्स रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन के लिए इसरो अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे PSLV द्वारा 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो गगनयान प्रथम दिसंबर 2024 में पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान प्रक्षेपित की जाएंगी। निसार की बात करें तो एक उपग्रह है जिसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए दोहरे आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को सह विकसित और लॉन्च करना है। निसार भारत के इसरो और USA के नासा की USA की नासा की संयुक्त परियोजना है। 2025 के शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। यह विश्व का पहला दोहरे बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि पित्त डैश द्वारा स्त्रावित होता है। तो यानी पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या तो आमाशय। कई बार आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।